फिल्म न्यूयॉर्क के हडसन वैली क्षेत्र में वर्ष 1830 में सेट की गई है। नायक एक सेवानिवृत्त डिटेक्टिव ऑगस्टस लैंडोर है। वह अपने घर में अकेला रहता है और शराब पीने के अलावा कुछ नहीं करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी पत्नी का कुछ साल पहले एक बीमारी के कारण निधन हो गया था और उनकी बेटी मथिल्डा कुछ महीनों से गायब है। एक सुबह जब वह नदी के किनारे आराम कर रहा था, एक सैन्य अधिकारी कैप्टन हिचकॉक उसके पास आया और उल्लेख किया कि उसका वरिष्ठ उससे मिलना चाहता है। डिटेक्टिव लैंडोर, जिसे अपना घर छोड़ना पसंद नहीं है, जाने से मना कर देता है, लेकिन जब हिचकॉक इस बात पर जोर देता है कि मामला अत्यावश्यक है तो वह सहमत हो जाता है। रास्ते में वे लैंडोर की पिछली उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं। यह पता चला है कि वह 100% सफलता दर के साथ देश के सर्वश्रेष्ठ डिटेक्टिव में से एक है, जहां वह उन सभी रहस्यमय मुद्दों को हल करने में सक्षम था जिन्हें उन्हें सौंपा गया था। जल्द ही वे सैन्य अकेडमी में पहुंचते हैं और सीधे अधीक्षक थायर के कार्यालय। बाद वाला लैंडोर को इतनी अच्छी तरह से जानता है कि वह अपनी पत्नी की मृत्यु और बेटी के लापता होने के बारे में जानता है। अपनी संवेदना व्यक्त करने के बाद वह सीधे बिंदु पर आता है और खुलासा करता है कि सैनिकों में से एक कैडेट लीरॉय फ्राई मृत पाया जाता है। सभी को संदेह है कि उसने अकल्पनीय को अंजाम दिया, लेकिन कुछ चीजें अन्यथा सुझाव देती हैं। किसी ने उसकी मृत्यु के बाद फ्राई से संपर्क किया, उसके शरीर को सटीकता के साथ काट दिया और उसके दिल को दूर ले गया। यह सब समझाने के बाद थायर लैंडर से अपराधी को खोजने और उसे प्रकाश में लाने का अनुरोध करता है। डिटेक्टिव सहमत हो जाता है और तुरंत काम पर लग जाता है। वह हिचकॉक के साथ मुर्दाघर जाते हैं और डॉक्टर डैनियल से मिलते हैं, वही डॉक्टर जिसने फ्राई की ऑटोप्सी की थी। डैनियल ने उल्लेख किया कि उसने पहले ही लाश की अच्छी तरह से जांच कर ली है, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। हालांकि जब लैंडोर एक बुनियादी जांच करता है तो वह फ्राई के सिर के पीछे एक खरोंच और हाथ में कागज का एक फटा हुआ टुकड़ा पाता है। इससे वह यह निष्कर्ष निकालता है कि फ्राई ने अकल्पनीय काम नहीं किया था, लेकिन किसी ने उसे जानबूझकर मारा था। लैंडोर कागज के फटे हुए टुकड़े में अर्थ को समझने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। केवल कुछ ही शब्द लिखे गए हैं और सटीक वाक्य का अनुमान लगाना लगभग असंभव है। बाद में लैंडोर उस जगह का दौरा करता है जहां फ्राई का शव मिला था और जांच शुरू करता है। तभी एडगर एलन पो नाम का एक कैडेट उसके पास आता है और कहता है कि उसका मानना है कि फ्राई को एक कवि ने मारा था। ऐसा इसलिए क्योंकि वह खुद एक कवि हैं, जो किसी के दिल को उनके शरीर से बाहर निकालने की कला से अवगत हैं। लैंडोर स्पष्ट रूप से इस पर विश्वास नहीं करता है, इसलिए एडगर उसे एक और सुराग देता है। उनका कहना है कि फ्राई के मारे जाने के कुछ दिन पहले उनका अपने रूममेट से झगड़ा हुआ था। अगले दृश्य में लैंडोर एकेडमी में जाता है और हिचकॉक की अनुमति से कुछ कैडेटों से पूछताछ करता है। हालांकि उनमें से कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं बताता है जो मामले में मदद कर सकता है। पूछताछ समाप्त होने के बाद एक अधिकारी हिचकॉक के लिए एक नोट लेकर वहां पहुंचता है। बाद वाला इसे पढ़ता है और अवाक रह जाता है। यह पता चला है कि एक गाय और एक भेड़ को इसी तरह से मार दिया गया है। गला घोंटकर हत्या करने के बाद उनके दिल निकाल लिए गए हैं। साफ है कि हत्यारा उन्हें जांच बंद करने की चेतावनी दे रहा है। हालांकि यह केवल लैंडोर को हत्यारे को खोजने पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, इसलिए वह सीधे एडगर के पास जाता है और फ्राई के हाथ में मिले कागज के टुकड़े पर लिखे संदेश को समझने के लिए उसकी मदद मांगता है। हालांकि एडगर केवल एक प्रशिक्षु है जिसे बाहरी लोगों के साथ बातचीत करने की अनुमति नहीं है, वह मदद करने के लिए सहमत है और आश्चर्यजनक रूप से उसी शाम वह एक उत्तर लेकर आता है। वह अपने घर पर लैंडोर का दौरा करता है और बताता है कि हालांकि वह नहीं कह सकता कि पूरे नोट में क्या कहा गया है, अंतिम पैराग्राफ में देर न करे का उल्लेख है। इसका मतलब है कि हत्यारे ने फ्राई को एक स्थान पर आमंत्रित किया था। थोड़ी चर्चा के बाद दोनों इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि नोट एक महिला द्वारा लिखा गया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्राई जैसे कैडेट का देर रात बाहर किसी व्यक्ति से मिलने का कोई उद्देश्य नहीं होगा। तभी एडगर को याद है कि जिस दिन उसने अप्रेंटिस फ्राई को मार डाला था, उस दिन उसने सैन्य अड्डे के बाहर एक सुंदर महिला को देखा था। अगले दिन लैंडोर एडगर को एक नोट भेजता है जिसने उसे झील के पास एक बर्फ के घर में मिलने के लिए कहा जाता है। बिना समय बर्बाद किए एडगर वहां पहुंचता है और लैंडोर को एक पुराने परित्यक्त घर का निरीक्षण करते हुए पाता है। अंदर वह फर्श पर एक वृत्त और एक त्रिकोण खींचा हुआ देखता है और मानता है कि किसी ने वहां एक अनुष्ठान किया था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कलाकारों ने फ्राई के दिल को आकृतियों के बीच रखा और काला जादू किया, जैसा कि घर डॉक्टर डैनियल के बेटे आर्टेमिस का है। लैंडोर को अब संदेह है कि आर्टेमिस ने यह सब किया था।
हालांकि काले जादू के बारे में अधिक जानने के लिए वह एडगर को अपने एक खास दोस्त जॉन से मिलाने के लिए ले जाता है, जो इस तरह के विषयों का विशेषज्ञ है। वे उसे अजीब आकृतियों के आरेख प्रदान करते हैं और जॉन तुरंत निष्कर्ष निकालता है कि यह एक विशेष प्रकार का काला जादू अनुष्ठान है जिसे अमर होने के लिए किया जाता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि इसे संचालित करने के लिए कोई बपतिस्मा न लेने वाले बच्चे के दिल या एक ऐसे व्यक्ति के दिल की आवश्यकता होती है जो फांसी से मर गया था। यह सब सुनकर लैंडोर एडगर को आर्टेमिस से दोस्ती करने और उससे अधिक जानकारी निकालने की कोशिश करने के लिए कहता है। फिर एड सहमत होता है और नियमित आधार पर आर्टेमिस से मिलना शुरू कर देता है। हैरानी की बात है कि वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक रात एडगर कुछ पे के लिए आर्टेमिस और उसके दोस्तों के साथ इकट्ठा होता है। उनकी बातचीत से वह पता चलता है कि फ्राई आर्टेमिस की खूबसूरत बहन लिया के साथ रिश्ते में थी। बहुत से लोग मानते हैं कि उसने उसे धोखा देने के बाद अकल्पनीय किया। कहीं और लैंडोर अपने सपने में अपनी लापता बेटी के दर्शन देखता है और घबराहट में जाग जाता है। यह स्पष्ट है कि वह अभी भी उस त्रासदी से उबर नहीं पाए हैं। अगली सुबह मारे गए कैडेट का अंतिम संस्कार आखिरकार किया जाता है। जैसा कि लैंडोर अपना सम्मान देता है, वह फ्राई की मां द्वारा संपर्क किया जाता है, जो उसे फ्राई की डायरी सौंपती है। वह चाहती है कि वह इसे प्राप्त करे ताकि वह असली अपराधी का पता लगा सके। यह भी याद रखे कि डायरी में सब कुछ एक कोडित भाषा में लिखा गया है और आपको एक शब्द भी समझ में नहीं आया कि क्या लिखा गया था। बाद में घर लौटते समय लैंडोर डेनियल और उसकी पत्नी विली से मिलता है और उनसे कहता है कि वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि वह हत्यारे को ढूंढ नहीं लेता और उसे सजा नहीं देता। जब विली ने उससे उसकी पत्नी के बारे में पूछता तो लैंडोर उसे जवाब देता है कि वह 2 साल पहले मर गई थी। कहीं और एडगर उसके बारे में अधिक जानने के लिए आर्टेमिस के घर जाता है, लेकिन जब वह लिया को पियानो बजाते हुए सुनता है तो वह तुरंत विचलित हो जाता है। चूँकि वह कविता से भी प्यार करती है, दोनों बात करने लगते हैं और एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। उसके जाने से पहले एडगर ने लिया को अगले दिन बाहर मिलने के लिए आमंत्रित किया, जिससे वह सहमत हो गई। अगले दृश्य में दोनों एक कब्रिस्तान में मिलते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना शुरू करते हैं। एडगर कहते हैं कि वह उसकी सुंदरता और उसके आकर्षण से बहुत आकर्षित हैं। जब लिया की बारी आती है तो वह अप्रत्याशित रूप से दौरे से पीड़ित होती है और जमीन पर गिर जाती है। सौभाग्य से वह जल्द ही ठीक हो जाती है और एडगर उसके साथ घर वापस आ जाता है। इस बीच लैंडोर फ्राई की निजी डायरी से कागजात को फाड़ देता है और उसमें से कुछ जानकारी सफलतापूर्वक निकाल लेता है। रात में प्रशिक्षु और आर्टेमिस के दोस्त बेलिंगर एडगर पर पीछे से हमला करते हैं और उसे जोर से मारते हैं। सौभाग्य से लैंडोर सही समय पर वहां पहुंच जाता है और एडगर को मारे जाने से पहले बचा लेता है। अगले दिन लैंडोर को पता चलता है कि बेलिंगर गायब है और बाद में उसका शरीर जंगल में लटका हुआ पाया गया। उसका दिल हटा दिया जाता है। हालांकि इस बार डैनियल ने बेलिंगर के शरीर को करीब से देखा और समझाया कि जिस व्यक्ति ने अपना दिल बाहर निकाला वह फ्राई के दिल को लेने वाले व्यक्ति से अलग है। इस बार कटौती पिछली बार की तरह सटीक नहीं है। यह सुनकर उच्च पदस्थ अधिकारी नाराज हो जाते हैं और वे लैंडोर से मामले को जल्द से जल्द हल करने के लिए कहते हैं। शुरुआत के लिए वे चाहते हैं कि वह एडगर से पूछताछ करे, क्योंकि वह शिविर में सबसे रहस्यमय और चालाक व्यक्ति है। जब लैंडोर ने पालन करने से इनकार कर दिया, हिचकॉक ने खुलासा किया कि एडगर ने हाल ही में दोनों हत्या पीड़ितों के साथ लड़ाई की, फ्राई और बेलिंगर के साथ लड़ाई लड़ी थी। यह लैंडोर को आश्चर्यचकित करता है, क्योंकि उनके कवि मित्र ने इसके बारे में कभी उल्लेख नहीं किया था। इसलिए वह बाहर एडगर से मिलता है और पूछता है कि क्या वह कुछ छिपा रहा है। उत्तरार्ध उनके साथ लड़ने की पुष्टि करता है, क्योंकि वे लगातार उसकी उपस्थिति और आदतों के लिए उसे धमकाते थे। हालांकि उसने उन्हें नहीं मारा। एडगर बताते हैं कि अगर वह उन सभी को मार देते हैं जिनसे उन्हें समस्या है, तो 1 दर्जन से भी कम कैडेट बचे होंगे। उसके मासूम चेहरे को देखकर लैंडोर कायल हो जाता है, इसलिए वह बिना कुछ और पूछे वहां से चला जाता है। एक रात दोनों को रात के खाने के लिए डैनियल के स्थान पर आमंत्रित किया जाता है, जिसे वे स्वीकार करते हैं। जब वे खा रहे होते हैं तो लैंडोर लिया को बहुत चिंतित और डरा हुआ पाता है, जैसे कि वह कुछ छिपा रही है। रात के खाने के बाद वह निजी तौर पर डेनियल से बात करता है और पूछता है कि क्या उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। डॉक्टर ने खुलासा किया कि उनकी बेटी एक दुर्लभ विकार से पीड़ित है, जो उसे लगातार दौरे देती है। दुख की बात यह है कि इसका कोई इलाज नहीं है। तभी हिचकॉक वहां आता है और सूचना देता है उन्हें पता चला कि एक अन्य कैडेट स्टोडार्ट लापता है। यह लैंडोर को अलार्म करता है, इसलिए वह तुरंत कैडेट के व्यक्तिगत कमरे की जाँच करने जाता है।
उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए लैंडोर को संदेह है कि स्टोडार्ट फ्राई और बेलिंगर के साथ कुछ छायादार व्यवसाय में शामिल हो गए। यही कारण है कि उनका शिकार किया जा रहा है, लेकिन चूंकि शव नहीं मिला है इसलिए संभव है कि वह बस भाग गया हो। इसके बाद लैंडोर अपने जादूगर दोस्त जॉन के पास जाता है और उससे शिकारी के बारे में पूछता है जिसका उसने पहले उल्लेख किया था। जॉन इसकी एक तस्वीर सामने लाता है, यह समझाते हुए कि वह है जिसने अमर बनने की प्रक्रियाओं वाली किताब लिखी थी। जैसे ही लैंडोर तस्वीर देखता है उसे याद आता है कि उसने डेनियल के घर पर देखा था और तुरंत वहां की ओर चल पड़ा। इस बीच लिया और आर्टेमिस ने एडगर पर कब्जा कर लिया है और वही अनुष्ठान करने वाले हैं जैसा उन्होंने फ्राई के दिल के साथ किया था। कुछ ही समय बाद लैंडोर डेनियल के घर आता है और उसे डायन शिकारी और उसकी बेटी की बीमारी के बारे में बताता है। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद डॉक्टर अपनी गलती स्वीकार करता है और खुलासा करता है कि अपनी बेटी का इलाज करने में विफल रहने के बाद उसे लिया को जीवित रखने के लिए डायन शिकार का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि उन्होंने उल्लेख किया है कि उनकी पत्नी, बेटी और उनका बेटा मुख्य रूप से इस प्रक्रिया में शामिल हैं। अब भी वे इस कारण के लिए एडगर का बलिदान करने वाले हैं। यह सुनकर लैंडोर भयभीत हो जाता है और परित्यक्त घर की ओर भागता है। सौभाग्य से वह लिया और आर्टेमिस एडगर के माध्यम से कटौती करने से ठीक पहले समय के साथ वहां पहुंच जाता है। जबकि लैंडोर को राहत मिली है, वह क्रोधित हो जाता है और एक बड़ी आग को प्रज्वलित करते हुए हर जगह तेल छिड़कना शुरू कर देता है। आर्टेमिस इस अवसर का उपयोग लैंडोर से लड़ने के लिए करता है ताकि उसकी बहन अनुष्ठान जारी रख सके। लेकिन अफसोस की बात है कि जब वह उस पर होती है तो एक बड़ा लकड़ी का खंभा उस पर गिर जाता है जिससे वह बेहोश हो जाती है। आर्टेमिस अपनी बहन को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन दोनों आग में फंस जाते हैं। इससे पहले कि पूरी झोपड़ी ढह जाए, लैंडोर विली और एडगर को पकड़ लेता है और जगह छोड़ देता है। अगले दिन अस्पताल में एडगर के साथ अधीक्षण अधिकारी लैंडोर की सेवा के लिए उसकी प्रशंसा करता है, यह विश्वास करते हुए कि मामला आखिरकार सुलझ गया है। हिचकॉक भी लैंडोर को धन्यवाद देता है और कई बार उसके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए माफी मांगता है। कुछ सप्ताह बीत जाने के बाद एडगर पूरी तरह से ठीक हो जाता है और अपने घर पर लैंडोर का दौरा करता है। हैरानी की बात यह है कि उसे कुछ चौंकाने वाला पता चला है। उन्होंने उल्लेख किया कि फ्राई के कब्जे में नोट के टुकड़े पर लिखावट की जांच करने के बाद और लैंडोर से प्राप्त नोट पर उन्होंने पाया कि वे समान थे। उन्होंने जो सबूत हासिल किए हैं उनमें सभी बिंदुओं को जोड़कर यह स्पष्ट है कि लैंडोर कैडेटों की मौत के लिए जिम्मेदार था। एडगर तब अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करता है और लैंडोर को बताता है कि मधुशाला में एक महिला से उसे अपनी बेटी मैथिल्डी के बारे में पता चला। यह तब होता है जब लैंडोर अपने अपराधों को स्वीकार करता है और अंत में सब कुछ प्रकट कर देता है। यह पता चला है कि 2 साल पहले अपनी पहली बॉल डांस पार्टी में भाग लेने के बाद मैथिल्डा अकेले घर लौट रही थी जब फ्राई, बेलिंगर और स्टोडार्ट द्वारा उसका उल्लंघन किया गया था। हालांकि वह बच गई। इस घटना ने उसे इतनी बुरी तरह से आघात पहुंचाया कि उसने एक चट्टान से अकल्पनीय घटना को अंजाम दिया। लैंडोर ने पूरी घटना को देखा और उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे जैसे दिन बीतते गए, लैंडोर ने यह जानकारी सभी से छिपाई और झूठ बोला कि वह भाग गई है। लेकिन क्योंकि मैथिल्डा ठीक अपनी आंखों के सामने पीड़ित हुए और मर गए, इसलिए वह बदला लेना चाहते थे। इसलिए वह फ्राई के पास पहुंचा, उसे एक संदेश के साथ लुभाया और उसे एक सुनसान क्षेत्र में ले गया। वहाँ उसने उसे बेरहमी से खत्म कर दिया और दृश्य को ऐसा बना दिया जैसे कि पीड़ित ने अकल्पनीय काम किया हो। उसके जाने के बाद लिया और आर्टेमिस ने अपने अनुष्ठान के लिए फ्राई का दिल निकाला। जब एडगर उससे पूछता है कि उसे बेलिंगर के बारे में कैसे पता चला, तो लैंडोर जवाब देता है कि उसे फ्राई की व्यक्तिगत डायरी से पता चला। इसलिए एक उपयुक्त समय पर उसने बेलिंगर की हत्या कर दी और उसके शरीर को यह आभास देने के लिए खंडित कर दिया कि कैडेट को उसी हत्यारे ने मारा था जिसने फ्राई के शरीर को विकृत कर दिया था। यही वजह है कि डॉक्टर डेनियल को दोनों चीरें अलग अलग लगे। अंत में लैंडोर का मानना है कि मारे जाने के डर से स्टोडार्ट भाग गया है। हो सकता है कि वह बच गया हो, लेकिन उसे अपना शेष जीवन डर के साए में बिताना होगा। लैंडोर ने जांच में हिस्सा लिया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उस पर शक करे। वह यह भी जानना चाहते थे कि फ्राई का दिल किसने निकाला। अंतिम दृश्य में लैंडोर एडगर से कहता है कि वह जा सकता है और अधिकारियों को बता सकता है कि वह असली हत्यारा है। हालांकि कवि ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उसने जो किया वह समझ में आता था। फ्राई और बेलिंगर जैसे अपराधी जो कुछ भी मिले हैं उससे कम के हकदार नहीं हैं। यह कहते हुए एडगर नोटों को जला देता है और इसलिए उन सबूतों को मिटा देता है जो डिटेक्टिव को गिरफ्तार करवा सकते थे। एडगर तब चला जाता है, लेकिन लैंडोर को यह बताने से पहले नहीं कि वह वास्तव में उन पलों को संजोता है जो उन्होंने एक साथ बिताए थे। फिल्म लैंडोर के साथ उसी चट्टान के किनारे पर चलने के साथ समाप्त होती है जहां से उसकी बेटी ने अकल्पनीय काम किया था।
वह उसके बालों के रिबन को यह कहते हुए तैरने देता है कि मेरा प्यार आराम करो।